नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो को महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आए हो, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, फरवरी के पेंशन से पहले ये एरियर भुगतान करे पीसीडीएस पर्स। पेंशनर का ड्यू है 1,88,737 तक का एरियर ब्याज दे पीसीडीए। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 2 का भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा तय की थी वो थी फरवरी 2024 तक अंतिम किस्त, यानी कि चौथा इंस्टॉलमेंट, जो अभी भी कई सारे पेंशनर्स ऐसे बचे हुए जिनका भुगतान नहीं हुआ है। तीसरा इंस्टॉलमेंट जो नवंबर में ही भुगतान हो जाना चाहिए था, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। आज मैं जो एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, जिनको 1,88,737 रुपए तीसरा और चौथा किस्त मिलाकर के भुगतान होना था, जिसका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया बैंक ने, लेकिन अभी तक स्पर्श द्वारा भुगतान नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उस मुद्दे को जो है गोलमोल घुमाने की कोशिश दिख रही है। चलिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और पीसीडीए का हाल ही में जारी किया गया लेटर देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यूको बैंक द्वारा जारी किया गया ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देखिए, और ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट गुलाम नबी मीर जी का है। इनको एरियर मिलना था, नहीं मिला, तो तब जाकर के बैंक द्वारा ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया स्पर्श के नाम का। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मसला जुड़ा हुआ है दोस्तों सर्कुलर 666 यानी कि ओआरओपी 2 से। ओआरओपी 2 का कुल एरियर गुलाम नबी मीर जी का बन रहा था 3,77,477 रुपए, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट कुल मिलाकर के 1,88,740 रुपए बैंक के द्वारा पेमेंट कर दिया गया। उसके बाद उनका माइग्रेशन हो जाता है स्पर्श में, और स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद जो बचा हुआ एरियर है वो एरियर उनको नहीं मिल पाता है। तो इसके ऊपर उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के सीपीपीसी ने, यूको बैंक वाले सीपीपीसी ने ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया दोस्तों, और जिसमें क्लियरली सीपीपीसी ने ये लिखा है, लास्ट लाइन अगर आप देखें, इट इज हियर बाय आल्सो सर्टिफाइड दैट रिमेनिंग एरियर अमाउंट ऑफ रुपीज 1,88,737 pertaining to the pensioner Mr. गुलाम नबी मीर has not been paid by CPPC नागपुर। यानी कि हमने इतना अमाउंट उनका जो एरियर का, यानी कि ओआरओपी 2 का जो एरियर का इतना अमाउंट था, उसको हमने भुगतान नहीं किया। अब इसके नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के जारी होने के बावजूद भी स्पर्श द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, और स्पर्श द्वारा पेंशनर को उल्टा और एक लेटर आया। आपको वो लेटर दिखाता हूं, देखिए ये वाला लेटर देखिए दोस्तों, 16 फरवरी का लेटर है, अभी अभी जारी किया गया। इस लेटर में दोबारा से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है बैंक से। आपको मैंने थोड़ी देर पहले नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिखा दिया था गुलाम नबी मीर जी का, वही उन्हीं पेंशनर के साथ, उन्हीं पेंशनर का केस को लेकर के फिर से सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गोलमोल घुमाने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा इंस्टॉलमेंट नवंबर में भुगतान हो जाना चाहिए था, या चौथा इंस्टॉलमेंट फरवरी के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए, उसका भुगतान ना करने की वजह से स्पर्श जो है पेंशनर्स को ब्याज भी भुगतान करे, यह हमारी मांग है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरईसी लिमिटेड ने पूर्व सैनिक के बच्चों के पढ़ाई के लिए 15 करोड़ का योगदान दिया, शाबाश। कुल 12,500 बच्चों की पढ़ाई में होगा खर्चा। जी हाँ दोस्तों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आरईसी द्वारा 15 करोड़ रुपए केएसबी को डोनेट किए गए हैं दोस्तों, जिस पैसे को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड के जरिए पूर्व सैनिक और जो वीर नारियों के जो बच्चे हैं, कुल मिलाकर के 12,500 बच्चों की पढ़ाई में खर्चा किया जाएगा। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये एक स्वागत योग्य कदम है। ये एक ऐसी कंपनी है जो दूर दराज के क्षेत्रों में सोलर एनर्जी मुहैया कराने का काम करती है। तो इस कंपनी के इस कदम को स्वागत करते हैं, और बड़े बड़े जो कंपनियां देश में जो मोटा मुनाफा कमाती हैं, उनसे भी आग्रह है कि जो हमारे शहीद हैं या जो हमारे वीर नारियां हैं, उनके बच्चों के लिए या उनके लिए कुछ इस तरीके से वेलफेयर के स्कीम्स के लिए डोनेशन जरूर करें, एएफएफडी फंड के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एएफटी का फैसला, गलत फिक्सेशन करके पेंशन कम नहीं दे सकते, छठा सातवां सीपीसी को रिवाइज करो। जी हां, माननीय एएफटी दिल्ली ने एक बहुत अच्छा फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसमें पेंशनर के हक में फैसला सुनाते हुए सरकारी पक्ष को, पीसीडीए को यह बोला है कि पेंशनर ने अगर ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया या उनका गलत फिक्सेशन हुआ तो उसको सही करने का काम आपका है। तो माननीय कोर्ट का आपको आगे ऑर्डर भी दिखाऊंगा, इसमें आपको समझाता हूं दोस्तों कि कुछ होते हैं जैसे सीनियर से जूनियर का कम पेंशन होता है, या साथ वालों से भी कम पेंशन होता है। उसमें दो रीजन होते हैं। एक तो रीजन ये होता है दोस्तों इंटरनल एस्पेक्ट्स,
यानी कि मस्टरिंग का डेट, प्रमोशन का डेट वगैरह उसमें असर डालती है। उस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको जो मिल रहा है उतना ही मिलता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप साथ में भर्ती हैं, लेकिन किसी का प्रमोशन पहले हो गया या किसी ने मस्टरिंग पहले कर लिया, किसी का बाद में हुआ, तो उसमें तो डिफरेंस रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रॉन्ग फिक्सेशन ही रॉन्ग हो जाता है, या तो फिर आपने सही ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया, ऑप्शन जो है सातवें या छठे पे कमीशन में सही ऑप्शन ना करने की वजह से आपका पेंशन जो है आपके साथ वाले से या आपके जूनियर से कम मिल रहा है। तो ऐसे के लिए मान्य जो कोर्ट ने या मान्य दिल्ली एएफटी ने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला ऐसे केसेस में है कि मान लीजिए आपको छठा पे कमीशन गलत मिला, सातवां पे कमीशन गलत मिला, तो उसको कैसे सही करना, मान्य कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि अलग से दोबारा से रिवीजन करने के लिए सरकारी पक्ष को आदेश सुना दिया। चलिए मान्य कोर्ट का आदेश देख लेते हैं। दोस्तों ये जो मान्य एएफटी न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बेंच का जो आप फैसला देख पा रहे हैं, ऑर्डर का कॉपी जो 5 जनवरी 2024 का है, ये बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले में मान्य कोर्ट ने ये सरकार को आदेश दिया है, सरकारी पक्ष को, कि जितने भी आपने गलत फिक्सेशन किए हैं या तो पेंशनर का ऑप्शन सही ना चुनने की वजह से जो भी आपने गलत पेंशन या पेमेंट का उनका रिवीजन किया है, उन सभी को जो है सही कीजिए और उनका नया सिरे से सब कुछ रिवाइज कीजिए। छठा पे कमीशन, सातवां पे कमीशन और उनका जितना भी एरियर वगैरह जो भी उनका ड्यू बनता था उसका भुगतान कीजिए। देखिए इसमें पूरी सुनवाई है और मान्य कोर्ट ने कुछ पुराने केसेस का भी हवाला दिया। पुराने केसेस में जो मान्य दूसरे कोर्टों ने आदेश दिए उनका भी रेफरेंस देते हुए इस केस में, इस संदर्भ में मान्य कोर्ट ने क्या फाइनल जजमेंट दिया है आप देखिए 6 नंबर पैराग्राफ में। यहां पर मान्य कोर्ट ने क्या बोला है, रिव्यू द पे फिक्स्ड ऑफ द एप्लीकेंट ऑन हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एलएसी ऑन 1 जून 2006 in the 6th CPC and after due verification refix his pay in a manner that is most beneficial to the applicant। यानी कि जब उनका एलएसी में प्रमोशन हुआ 1 जून 2006 को, तब से लेकर के उनका पूरा फिक्सेशन कीजिए और रिफिक्स कीजिए, दोबारा से फिक्स कीजिए और उनके लिए जो मोस्ट बेनिफिशियल है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। ना कि पेंशनर ने कुछ ऑप्शन लिया नहीं लिया उसका इंतजार ना करते हुए उनके लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, जब सबसे ज्यादा फायदेमंद है, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कराते हुए आगे का जो भी फिक्सेशन है उसको रिफिक्स कीजिए। देयरफॉर रिफिक्स द एप्लीकेंट्स पे ऑन ट्रांजिशन टू द 7 CPC एंड ऑल्सो सब्सिक्वेंट प्रमोशंस अकॉर्डिंगली। यानी कि छठे पे कमीशन में तो रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ आगे सातवें पे कमीशन में भी उसी तर्ज पर जो है, जो उनके लिए फायदेमंद है, उसी के हिसाब से जो है उनका पेंशन या पेमेंट को रिफिक्स कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि माननीय कोर्ट ने छठे सातवें पे कमीशन को रिवाइज करने का आदेश सरकारी पक्ष को सुनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीपीओ देखकर एमएसपी का एलिजिबिलिटी समझिए, हजारों पेंशनर्स का अभी भी ड्यू है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, जब मुझे पीपीओ भेजते हैं तब मुझे बड़ा दुख होता है कि आज के डेट में भी इतने सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको एमएसपी लागू है लेकिन नहीं मिल रहा है। तो आपको मैं 2 पीपीओ दिखा करके समझाता हूं। पहले 2 पीपीओ देख लेते हैं दोस्तों। ये जो एक पीपीओ देख पा रहे हैं स्पर्श का पीपीओ, एक ऐसे पेंशनर है जो वाई ग्रुप के सिपाही हैं, देख पा रहे हैं आप, और ये जून 2008 के रिटायरी हैं और इनका जो फिक्सेशन हुआ है पेंशन दोस्तों 15 साल 2 महीने की उनकी सर्विस है। इस हिसाब से इनको जो है जून 2008 के रिटायरी होने की वजह से उनको एमएसपी लागू है। कौन सा एमएसपी? 16 साल इनका सर्विस नहीं है, लेकिन इनको नायक का एमएसपी लागू है 8 साल सर्विस पूरा होने के बाद जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप जैसे देख पा रहे हैं ये इनको यहाँ पर सिपाही रैंक है। आगे जब मैं पेंशन दिखाऊंगा दोस्तों तो आपको पता चलेगा। आप देखिए जून 2008 के रिटायरी है और इनका जो पे लेवल है L03 है। देखिए L03 यानी कि सिपाही का पे लेवल है। आगे उनका पेंशन का फिक्सेशन कितने में हुआ है ये देखिए, उनका पेंशन का फिक्सेशन 18,807 में हुआ है, यानी कि सिपाही का पेंशन मिल रहा है। तो आपने देखा इनको एमएसपी लागू है, एमएसपी नायक, लेकिन फिर भी सिपाही का पेंशन मिल रहा है। ऐसे न जाने कितने पेंशनर हैं दोस्तों जिनको एमएसपी लागू होने के बावजूद भी एमएसपी का फायदा नहीं मिल पा रहा है। और एक पीपीओ आपको दिखाता हूं। अब ये पीपीओ देखिए दोस्तों, आप ये नवंबर 2016 के रिटायरी है। नवंबर 2016 यानी कि 7वें पे कमीशन को भी लागू होने के बाद। और ये हवलदार है वाई ग्रुप के, देखिए, और इनका सर्विस 24 साल 10 दिन का सर्विस है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इनको कौन सा पेंशन मिल रहा है? L05 यानी कि हवलदार का पेंशन मिल रहा है, जबकि इनको एमएसपी नायब सूबेदार लागू है। इनको पेंशन 24,825 मिलना चाहिए बेसिक पेंशन, लेकिन उनको मिल कितना रहा है आप देखिए, उनको मिल रहा है 22,257 रुपए। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
तो आप सबने देखा दोस्तों, ऐसे कई सारे न जाने पेंशनर्स हैं जिनको आज भी एमएससीपी लागू है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से उनको एमएससीपी नहीं मिल रहा है, वो कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। आपको भी अगर एमएससीपी लागू है, आपने अगर 8 साल सर्विस किया है, आपको नाइकी का पेंशन नहीं मिल रहा है, आपने 16 साल सर्विस किया है, आपको हवलदारी का पेंशन नहीं मिल रहा है, आपने 24 साल सर्विस किया है, आपको नायब सुधारी का पेंशन नहीं मिल रहा है, या तो एक ही रैंक में आपने 8 साल की सर्विस की है और अगले रैंक का आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो आपको गलत मिल रहा है। और अगर आप 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरी हैं, तो आपको गलत मिल रहा है। इसके लिए आपको आपके रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रोच करना चाहिए, आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए, ताकि आपको आपका हक, आपका एमएससीपी के हिसाब से पेंशन मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।